अब वो दोनों ही बारिश में खड़े होकर वेट कर रहे थे। बारिश की वजह से फायरवर्क्स का प्लान तो कैंसिल हो ही गया था। तो अब सोराना के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो वो उसे घर जाने दे या फिर ये इसे यहीं पर खड़ा रखे। तो पहला आइडिया तो वो हटा ही देता है, क्योंकि वो उसे इतनी तेज बारिश में अकेले घर जाने नहीं दे सकता था। और दूसरा प्लान भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर खड़े रहेंगे तो कोहारू बीमार पड़ जाएगी। तो फिर वो ढूंढता है तीसरा रास्ता, वो उसे लेके जाता है अपने घर पर। अब कोहारू उसके घर पे आके खुश थी, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उसे थोड़ी दिक्कत भी होने वाली थी, क्योंकि वो इस जगह से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। तब कोहारू उससे कुछ पूछती है कि मेरे तो पूरे कपड़े ही गीले हो चुके हैं, क्या तुम देख के बता सकते हो कहीं तुम्हें मेरे कपड़े के आर पार तो नहीं दिख रहा। और उसे सच में उसके कपड़ों के आर पार दिख रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से वो पूरी तरह उसके शरीर से चिपक चुके थे। पर वो झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर वो टॉवल से उसका पूरा शरीर कवर कर देता है। वो बोलता है कि तुम इसे पहने रखो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। तब कोहारू बोलती है क्या ये सच में तुम्हारा बेड है, और वो उस पे कूद जाती है। उसे ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर ये करते समय उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर हो जाती है। पर सोरानो उसे जल्दी से वार्न कर देता है। हाँ, इस बात के लिए कोहारू उसे टीज तो करती है, पर ज्यादा नहीं। पर वो इस बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उसे पता था कि सोरानो वैसा लड़का नहीं है। तब वो फायरवर्क्स क्लब के बारे में बात करने लग जाती है कि अगर मैं उस क्लब में होती तो मैं उन फायर क्रैकर्स को कितनी पास से सुन पाती। तब सोरानो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ वो क्लब मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। अब वो बाद में नोटिस करते हैं कि बारिश पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो ये दोनों साथ में घर जाते हैं और वो बात करने लग जाते हैं फायरवर्क्स के बारे में ही। कोहारू को थोड़ा बुरा लग रहा था कि बारिश की वजह से फेस्टिवल कैंसिल हो गया। अब उसे फायरवर्क्स देखने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। पर तब कोहारू खुद ही बोलती है कैसा रहेगा कि अगर हम समर फेस्टिवल में खुद पटाखे फोड़े जो हम लेके आए हैं। और सोरानो को ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलता है कि मैं बाकी लोगों को भी बुला लूंगा। अब ये दोनों बहुत ही पास खड़े हुए थे। कोहारू ने उसका हाथ कस के पकड़ के रखा था, क्योंकि ये एक ही छाते के नीचे थे तो इनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं। पर तब कोहारू अचानक से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और सोरानो तो बिना कुछ सोचे समझे ही ना बोल देता है। और ये सुन के कोहारू बोलती है कि बहुत अच्छी बात है। अब वो उसके सवाल से इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं था जितना उसके जवाब से हुआ। वो बोलता है इसमें अच्छी बात क्या है। तब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलती है मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे दिन का ज्यादा टाइम ले लेती हूँ, और देखो अभी भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रही हूँ। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, वरना उस बेचारी को बुरा लगता। तब सोरानो बोलता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही हो, पर मैं गलत था। और वो पाउट करने लग जाती है कि जो भी मैंने कहा वो भूल जाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और ऐसे ही चलते चलते वो पहुंच जाती हैं उसके घर के आगे। तब कोहारू उसे कुछ बताती है। वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि अंधे लोग चेहरा कैसे देखते हैं। जब भी किसी ब्लाइंड पर्सन को आगे वाले का चेहरा देखना होता है वो अपने हाथों से उसका चेहरा छूता है, और इसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाला कैसे दिखता होगा। तो सोरानो खुद ही बोल देता है क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, तुम देख सकती हो। तो वो उसके सामने आती है, अपना हाथ उसके फेस पे रखती है और उसे किस कर लेती है। सोरानो तो पूरा ब्लैंक था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, और आखिर वो बोलता ही क्या। और वैसे भी इससे पहले वो कुछ बोल पाता वो उसे गुड नाइट बोल के अपने घर चली जाती है। अब सोरानो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स को लेके। तो अगले दिन वो कोहारू से नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले एडवाइस चाहिए थी नारुमी की। तो वो उसे खाने के बहाने बाहर लेके जाता है ताकि वो उसे किस वाली बात बता सके। पर नारुमी वो तो यूको को भी बुला लेता है। बेचारा सोरानो सोच रहा था कि वो उसे प्राइवेटली वाली बात बताएगा, पर अब तो यूको भी यहाँ पर आ चुकी है और ये ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। वो बस सोच रहा था किसी तरह यूको यहाँ से चली जाए, फिर वो फ्रीली नारुमी से बात कर पाएगा। पर वहाँ पर एक गलती हो जाती है। वहाँ की वेट्रेस सोरानो को टी की जगह बियर का ग्लास दे देती है। अब सोरानो इतना ज्यादा जल्दी में था और इतना ज्यादा नर्वस था, तो वो बिना सोचे समझे एक ही घुट में बहुत ज्यादा बियर पी लेता है, और इसी की वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। तब नारुमी उससे बोलता है चलो अब मुझे बता दो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें कोहारू के बारे में कुछ बात करनी है। और अब वो नशे में था तो अब वो ज्यादा सोचता समझता नहीं है, और वो साफ कन्फेस कर देता है कि कल क्या हुआ था। वो बोलता है कि कल कोहारू ने अचानक से मुझे किस करा और मैं उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, और ना ही मैंने उसे कुछ टेक्स्ट करा। बेचारा नारुमी तो बहुत ज्यादा जेलस होता है कि तुम्हारी लव लाइफ कितनी बढ़िया है, अभी कॉलेज में आए हुए हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ और तुम्हें लड़की भी मिल गई। पर यूको बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बोलती है कि तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम भी कोहारू को पसंद करते हो। क्या तुमने प्यार की रूल बुक्स नहीं पढ़ी? हर बार लड़का ही पहले कन्फेस करता है। पर नारुमी बोलता है कि हम 2026 में हैं। अब ऐसा लड़का लड़की जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता, सभी इक्वल हैं। पर यूको उसकी बात नहीं सुनती और
और वो उससे बोलती है कि तुम उसे अपनी फीलिंग शो करने में इतना डरते क्यों हो, आखिर तुम उससे जाके हक क्यों नहीं करते या फिर उसे अपनी मन की बात क्यों नहीं बता देते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तब वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लाइंड है। और इस पे नारुमी और यूको दोनों भड़क जाते हैं कि वो ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुम हर बार उसकी ब्लाइंडनेस बीच में क्यों लेके आते हो, जब वो डिजर्व नहीं करती प्यार करना। पर वो उन्हें फिर अच्छे से समझाता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, दरअसल वो ब्लाइंड है, तो मैं उसे अचानक से जाके हग नहीं कर सकता या फिर उसे अचानक से पीछे से जाके पकड़ लूं बिना उसकी वार्निंग के। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो डर जाएगी। और फिर दोनों ही जोर जोर के हंसने लग जाते हैं। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि ये उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसे डेट करना नहीं चाहता, पर सच्चाई तो ये थी बस ये चाहता है कि वो डर ना जाए। यूको भी बोलती है कि मुझे तो लगा तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, पर अब पता चल रहा है कि तुम तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। और तब वो बोलती है कि चलो तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें उसे कुछ तो रिप्लाई करना होगा। अब कल उसने तुम्हें किस करा तो तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो चलो मुझे बताओ तुम्हें कोहारू में क्या पसंद है, उसका फेस, उसका फिगर या फिर कुछ और फिर वो बोलता है कि उसकी स्माइल। वो पता नहीं ये ऐसी सिचुएशन में भी कैसे हंस लेती है। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था मैं तो 24 घंटा उदास रहता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे बुरी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती, पर मैं गलत था। कोहारू जो देख भी नहीं सकती वो फिर भी खुश रहती है और यही रीजन है कि मुझे उसकी स्माइल पसंद है। तब यूको फोन निकालती है और उसे रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो बोलती है कि चलो हम फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने है कोहारू और वो नशे में तो वैसा ही था। तो वो खड़ा होता है और अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेता है कि कोहारू मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगी। कान के सभी लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और सभी क्लैप करने लग जाते हैं और यूको वो वीडियो एंड करके भेज देती है कोहारू के पास। अब बेचारा सोच रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब बहुत दिन हो चुके थे और कोहारू कॉलेज नहीं आती। कॉलेज तो छोड़ो, वो तो उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रही थी और ऐसा कई दिनों से हो रहा था। उसे लगता है ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उसे वीडियो का बुरा लग गया हो। और उसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।